नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लेकर आया हूं, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस प्रैक्टिस सेट को आप अवश्य लगाएं और आप कितना स्कोर करते हैं 30 में से वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकीय विधि। तो भाई यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी विकासीय विधि के साथ जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि विकासीय विधि है। हरलाक के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से या फिर इन सभी से। तो देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे व वयस्क सभी से सीखते हैं, चाहे परिवार हो या विद्यालय हो या फिर हमारे श्रेष्ठ जन हो। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और सभी से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहा गया है बच्चे के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार जो विकास है सिर से पैर की ओर होता है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? बताइए आप लोग, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतर क्रिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, इससे आनुवंशिकता और जो पर्यावरण की अंतर क्रिया है ये दर्शाते हैं मानव जाति की विविधता को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है PSRN जो कि विकास से संबंधित है, ये बताइए किसकी व्याख्या करता है? PSRN। तो भाई यहां पर हम देखें P का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, PS का मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। R का मतलब क्या है? रीजनिंग एंड न्यूमेरिसी, अर्थात समस्या हल, तार्किकता व अंक क्षमता। ऑप्शन ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप इसका अर्थ देखते हैं PSRN। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, बताइए आप लोग, वाइगोत्स्की महोदय ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है या फिर यह समायोजन और समावेशन का परिणाम होता है। तो भाई वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है कि जो बाल विकास है यह सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7।
गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए, जो गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं के अधिमान का निर्धारित किया है, इसमें से उसमें कौन शामिल नहीं है? तो भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, भावनात्मक अभियोग्यता। देखिए यहां पर आप व्याख्या भी देख सकते हैं, गार्डनर द्वारा निर्धारित 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निम्न है। देखिए 7 अभियोग्यताएं हैं, लेकिन इसमें जो कहा गया है ऑप्शन बी में भावनात्मक, ये शामिल नहीं होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? बताइए आप लोग। समायोजन की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो भाई यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं, और मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, सीधा सीधा बताते जा रहा हूं। कहा गया है, घटना और वस्तु के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। बताइए कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है? सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचलन प्रक्रिया, मूर्त संचलन प्रक्रिया, या फिर औपचारिक संचलन प्रक्रिया? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा मूर्त संचलन प्रक्रिया के साथ। ठीक है, देखिए यहां पर कहा गया है, पियाजे के बौद्धिक क्षमता की तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय होता है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? देखिए यहां पर नोट करना है आप, सहयोगात्मक रणनीति की बात हुई है तो बताना है महिलाएं निम्न से संबंध नहीं होती। देखिए स्वीकार्यता संबंधित भैया होंगी, क्योंकि यहां पर बात हुई है सहयोग की, प्रतिरोध है, अनुकूलन, लेकिन जो क्रांति की बात कही गई है भैया तो क्रांति से संबंधित नहीं होंगी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। बताइए आप लोग, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल भाई। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा वो ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि व्यक्तिगत विभिन्नता होगी तो बच्चे के अनुसार ही शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, और उसी के आधारित ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। चलिए यहां पर आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। यहां पर कहा गया है, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है। उस बच्चे की IQ का मतलब क्या है? बुद्धि लब्धि बताना है कितनी होगी। तो इसके लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है भाई, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु कितनी है? 4 वर्ष, और गुणा का यह हमने यहां पर 100 का, तो कितना हो जाएगा? देखिए भाई यहां पर 4 से हम 100 को काट देंगे 25 बार, तो 25 पंच हो गया 125। ठीक है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 होगी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है?
वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या फिर मौखिक प्रश्न। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए कहा गया है विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए मुख्यतः 3 उपागम होते हैं, वार्तालाप, परियोजना कार्य और मौखिक प्रश्न। लेकिन जो यहाँ पर कहा गया था बहुविकल्पीय प्रश्न, ये नहीं होता। बहुविकल्पीय प्रश्नों से वस्तुनिष्ठता का निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, मतलब वो ये बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं वो। ठीक है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे बताइए। यदि आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, मतलब अधिगम वो बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं, बहुत आगे हैं वो उसमें, कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा या फिर जब भी चाहें, तो जो अति मेधावी छात्र हैं उन्हें आप पढ़ाएंगे यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कक्षा के प्रति मेधावी छात्रों को समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि छात्र की सभी ज्ञान इंद्रियां सक्रिय रहें। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैदानिक का बताइए परीक्षण होता है जो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भाई इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ठीक है, इसका नाम ही है निदान करना। मतलब क्या है? जो कठिनाइयां हैं उनका पता लगाना, वो होता है निदानात्मक परीक्षण। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? बताइए आप लोग, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? तो भाई शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं बालकों में विषयों का ज्ञान और उनका मानसिक विकास करना। क्या करना? बालकों में विषयों का ज्ञान और उनका मानसिक विकास करना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 का यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। CCE मतलब पता है इसका क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, CCE का मतलब है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बताना है औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य कितना होता है। तो भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, औपचारिक का मूल्य होता है 40% और योगात्मक का होता है 60%। ठीक है, चलिए देखिए आप यहां पर देख सकते हैं CCE का मतलब क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान क्या है? वाणिज्यिक शिक्षालय, बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल या फिर लैटिन स्कूल। तो भैया विकास को लेकर जो फ्रोवेल महोदय हैं इनका योगदान है ऑप्शन बी, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए शिक्षा के विकास का महत्वपूर्ण योगदान, देखिए शिक्षा के विकास में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान, किंडरगार्टन विधि का इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादन किया था। तो किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बालवाड़ी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। तो भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 30 एक कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित करके चला सकते हैं।
ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। और हो सकता है बहुत सारे छात्रों को यह प्रश्न है बहुत टफ लग रहे होंगे, लेकिन क्या करूं भाई, ये जो प्रश्न है ये पूछे गए हैं आपके प्राइमरी लेवल में, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ये सारे प्रश्न आपके प्राइमरी लेवल में आए हुए हैं। कहा गया है सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, बिल्कुल भाई होता है। सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है, बिल्कुल। महत्वाकांक्षी होता है। लेकिन जो ऑप्शन बी में कहा गया है कि सृजनशील बालक साहसी नहीं होता, तो एक कथन सत्य नहीं है, क्योंकि सृजनशील बालक साहसी होता है। ओके, चलिए प्रश्न कर देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं सृजनशील बालकों के सभी गुण यहां पर लिखे हुए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, समायोजन करने की क्षमता होती है इनमें, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है, बताइए कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या प्रयास करता है। छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, बिल्कुल। छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, बिल्कुल भाई, ऐसा वातावरण जिससे अधिगम उन्हें सहायता मिले। छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के साथ चला जाएगा। इसके बाद आते हैं भाई हम प्रश्न क्रमांक 22 पर, ठीक है। यहां पर कहा गया है सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। बताइए सीखने को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यहां पर हम देखें शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, बिल्कुल सही है। उत्सुकता व इच्छा शक्ति, तो ये सभी हैं सीखने को प्रभावित करते हैं, इसलिए यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें, ठीक है। और यदि आपने भाई बाल विकास के लगभग 50 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो ये समझ जाइए आप वहां से आपको लगभग 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक बात जरूर है, ठीक है। चलिए संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है। अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या फिर व्यक्तिगत विकास। तो भाई मेरे संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है, क्या होता है, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अभियोग्यता का विकास, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक देखिए, यहां पर कहा गया है संज्ञानात्मक विकास का संबंध है बालक के अभियोग्यता के विकास से है जो मुख्यतः बौद्धिकता से संबंधित होता है। ओके, प्रश्न क्रमांक 24। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए या फिर क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो भाई मेरे एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों में जो त्रुटियां होती हैं बालक उसे पुनः नहीं दोहराते हैं, ठीक है। इस प्रकार करके सीखा गया ज्ञान पूर्णतः शुद्ध होता है एवं स्थायी होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए। देखिए एक मेधावी छात्र है जो अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, तो बताइए शिक्षक को कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए। उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, नहीं भैया प्रतिज्ञा की बात नहीं है। उसे परीक्षा में कृपांक देना मतलब ग्रेस नहीं। उसके अभिभावक से कहना कि उसे स्कूल से निकाल ले, नहीं।
आपको भाई नेगेटिव पॉइंट नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है एग्जाम में। आपको क्या करना है, उसकी कम उपलब्धि के जो कारण हैं उनको पता लगाना है कि आखिर इसकी कम उपलब्धि क्यों हो रही है, ठीक है। और जो भी समस्या रहेगी बाद में आप उसका उपचार करेंगे। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 26 पर। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? देखिए, प्रश्न आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो और गलती कर जाते हो। यहां पर बोला गया है भैया बाह्य कारक, मतलब बाहरी कारक की बात हुई है, ना कि आंतरिक कारक की बात हुई है। तो जैसे भावना है, मनोभाव, भैया ये बताइए आप लोग, ये बाह्य कारक होंगे भावना की आंतरिक? तो भैया भावना तो आंतरिक कारक होगी, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, नहीं हो सकता ना। इसके बाद क्या है, बच्चे का दृष्टिकोण, ये भैया बाह्य कारक के अंतर्गत नहीं आएगा। लक्ष्य भी भैया बाह्य कारक के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि जो संस्कृति है और प्रशिक्षण है ये आएगा बाह्य कारक के अंतर्गत। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। शब्द आइडेंशियल एलिमेंट्स मतलब समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। बताएंगे आप लोग जो समान तत्व है वह किससे गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या फिर समूह निर्देशन। तो भाई मेरे यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहां पर कहा गया है समान तत्व अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थायरनडायक एवं वुडवर्थ ने किया था। प्रश्न क्रमांक 28, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? स्किनर, पावलोव, वाटसन या फिर थायरनडायक? तो भैया आप सभी को पता है तो क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर भाई होगा ऑप्शन बी, पावलोव, ठीक है। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन पावलोव के द्वारा किया गया, जिसे शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह जो प्रयोग है वो किया गया था कुत्ते के ऊपर, ठीक है। सभी का ध्यान रखना, किसने कौन सा सिद्धांत दिया था और किसके ऊपर प्रयोग किया था, यहां से क्योंकि प्रश्न बनते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 29 में कहा गया है, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? बताइए, शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उसके पास पर्याप्त मात्रा पैसा और संपत्ति होना चाहिए ताकि वह ट्यूशन ना पढ़ाए, गलत भैया। उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि उसे कोई हानि ना पहुंचाए, नहीं। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या को हल कर सके, ये हम देख लेते हैं। उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकारीगण उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करें, ये भी गलत है। ऑप्शन सी ही यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। ऐसा नहीं फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा और टिक कर दिया, ठीक है। चारों ऑप्शन भाई जरूर पढ़ो, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 30, इनमें से कौन सा प्रायोजन प्राथमिक प्रायोजन कहलाता है? मानसिक प्रायोजन, शारीरिक प्रायोजन, सामाजिक प्रायोजन या फिर शैक्षणिक प्रायोजन? तो भाई मेरे जो शारीरिक प्रायोजन है यह कहलाता है प्राथमिक प्रायोजन। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है 30 में से, वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आए वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।